हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PH0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2016 सेकेंड और 17 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 और 16 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे 2016 सेकंड के, उसके बाद में फिर देखेंगे 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1 है, अजंता में गुफाओं की संख्या है, यानी जो अजंता है उसमें कुल गुफाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया गया है 42, 20, 25 और 30। ये दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर है इसमें। जो देखिए, अजंता में जो कुल गुफाएं होती है, भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक जनगणना के अनुसार टोटल गुफाओं की संख्या आपकी है 29। यानी अजंता में टोटल गुफाएं जो हैं वो आपकी 29 गुफाएं हैं। लेकिन ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं है, तो इसमें से इसके करीबी आंसर जो होगा उसी को हम लोग टिक करेंगे। तो इसके करीबी आंसर अगर हम देखें तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन द में 30 दिया गया है, तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था। ऑप्शन दिया गया है तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र या नेक्स्ट आपका दिया गया है तो साली। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आप लोग गेस करेंगे। तो देखिए, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक जो थे वो आपके थे एक प्रांत के गवर्नर थे। यानी जो अशोक थे आप वो एक प्रांत के गवर्नर जनरल थे। उस प्रांत का नाम था आपका उज्जैन। उस प्रांत का आपका नाम था उज्जैन। तो जो आपके बिंदुसार थे ये जो थे एक महान मौर्य सम्राट, यानी किसके पुत्र थे, अशोक के पुत्र थे। बिंदुसार जो थे वो अशोक के पुत्र थे। अशोक क्या थे, एक महान मौर्य सम्राट थे। जो बिंदुसार की मृत्यु हुई थी, मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर जनरल था। वह था कहाँ का था, वो उज्जैन का था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, किस सम्राट के शासनकाल में हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। ऑप्शन दिया गया है आपका यशोवर्मन, पहला दिया गया है। दूसरा आपका है रामगुप्त। तीसरा दिया गया है कुमारगुप्त। चौथा दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप लोग गेस करेंगे। देखिए, दिया गया है कि किस सम्राट के शासनकाल में हुड़ों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। तो गुप्त शासक कुमारगुप्त के शासनकाल में हुड़ों पर प्रथम, यानी कि भारत में हुड़ों का प्रथम आक्रमण हुआ था आपका 1400, यानी 458 ईस्वी में हुआ था। किसके समय में हुआ था, तो ये आपका हुआ था गुप्त के शासनकाल में। और गुप्त के शासनकाल कौन थे, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कुमारगुप्त के शासनकाल पर भारों पर हुड़ों का पहला आक्रमण होता है 458 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सा, कुमारगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, सबसे पहले भारत आया, यानी सबसे पहले इनमें से भारत कौन आया है। हिंग सांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता या मेगस्थनीज। ये सभी क्या हैं, ये सभी विदेशी यात्री हैं। तो इनमें से भारत सबसे पहले कौन आया है। तो चलिए देखते हैं। तो सेलुकस जो है, सेलुकस निकेटस निकेटर, सेलुकस निकेटर जो है, ये जो आपका है इसके जो राजदूत हैं मेगास्थनीज, यानी सेलुकस निकेटर के
राजदूत हैं, कौन है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर के राजदूत मेगस्थनीज ये भारत आने वाले पहले विदेशी हैं। यानी भारत में जो आने वाले विदेशी हैं वो सबसे पहले विदेशी आपके कौन है? मेगस्थनीज हैं। इन्होंने भारत में आने का जो इनका समय है वो है 302 ईसा पूर्व। यानी 302 ईसा पूर्व में मेगस्थनीज, जो कि सेलुकस निकेटर का राजदूत था, वो भारत में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, हर्ष चरित्र के रचयिता थे। ऑप्शन दिया गया आपका, आ में दिया गया हर्ष, बा में दिया गया बाणभट्ट, सा में दिया गया है भवभूत और दा में दिया गया है मातंग। तो इसमें से कौन है? आप लोग गेस करेंगे। तो देखिए हर्ष चरित्र जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। बाणभट्ट बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया क्या है? हर्षवर्धन का जीवनी है। किसका है? तो हर्षवर्धन का जीवनी है। हर्षवर्धन का क्या है? जीवनी है, यानी जीवन चरित्र है या जीवनी हम लोग कह सकते हैं। तो यानी हर्ष चरित्र क्या है? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया हर्षवर्धन का जीवन चित्री है। यह क्या है? एक संस्कृत काव्य है। यह एक संस्कृत काव्य है। यानी जो हर्ष चरित्र है यह एक संस्कृत काव्य है। और जो बाणभट्ट हैं आपके, यानी ये जो बाणभट्ट हैं ये क्या है? हर्ष के दरबारी कवि हैं। यानी बाणभट्ट आपके हर्ष के दरबारी कवि हैं। सॉरी सॉरी। यानी जो ये बाणभट्ट हैं ये हर्ष चरित्र के जो हर्ष हैं उनके ये दरबारी कवि हैं। और जो हर्ष चरित्र हैं ये बाणभट्ट की पहली रचना है। यानी हर्ष चरित्र जो है ये बाणभट्ट की पहली रचना है, जो कब लिखी गई थी? जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में लिखी गई थी। यानी जो 7वीं शताब्दी के लेखक थे और इसी में लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बा, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पाल वंश की स्थापना की थी। यानी पाल वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो देखिए पाल वंश का जो साम्राज्य की नींव है वो 750 ईस्वी में 750 ईस्वी में राजा किसके द्वारा? राजा गोपाल के द्वारा डाली गई थी। राजा गोपाल, यानी पाल वंश की नींव 750 ईस्वी में राजा गोपाल के द्वारा डाली गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बा नहीं, ऑप्शन आ, गोपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन कौन थे? तो देखिए चालुक्य वंश के जो सबसे प्रतापी राजा थे वो आपके थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय या सेकंड हम लोग बोल सकते हैं। पुलकेशिन सेकंड थे, जो आपके 609 ईस्वी में जो आपको 609 ईस्वी में चालुक्य राजाओं के सबसे प्रतापी राजा थे। यानी चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सा, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है 8 है, संविधान सभा के यानी संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष थे। तो कौन अध्यक्ष थे इसके? तो देखिए संविधान निर्माती जो सभा के अध्यक्ष थे वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान निर्मात्री सभा के। इसके पहले जो है संविधान सभा की पहली बैठक आपकी जो होती है वो कब होती है? 9 दिसंबर को। यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है।
44 कोटि से। इस बैठक में जो होता है वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया जाता है। यानी अस्थायी अध्यक्ष अगर हम देखें, अस्थायी अध्यक्ष तो ये आपके हैं सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये आपके होते हैं अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। और अध्यक्ष जो हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बैठक कब हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भूजल स्रोत हैं, यानी भूजल स्रोत इनमें से कौन है? वर्षा का जल, तालाब, नदी या उपयुक्त सभी? तो देखिए, अगर हम भूजल के स्रोत की बात करें, भूजल स्रोत की बात करें, तो इसके अंतर्गत आपका आता है तालाब, तालाब का जल हो जाएगा, नदी का जल हो जाएगा, वर्षा का जल हो जाएगा, वर्षा का जल हो जाएगा, वर्षा का जल, वर्षा का जल, ये सभी आपके आते हैं भूजल स्रोत। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भूजल का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो भूजल का अगर हम मुख्य स्रोत देखें, भूजल का मुख्य स्रोत तो आपका होता है वर्षा का जल। तो इसमें केवल इतना ही पूछा है कि भूजल का स्रोत है, तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दा, यानी उपयुक्त सभी हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य कौन सा है, तो मुख्य आपका हो जाएगा वर्षा का जल। अगला क्वेश्चन 10 है आपका, प्रश्न नंबर 10 है, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। ऑप्शन आपका है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। अब इसमें से ये आपका हो गया इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा हो गया। इसके इस साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इधर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश में आपका कर्क रेखा होता है और इधर आपका होता है मकर रेखा। तो ठंड में सूर्य जो होता है वो आपका इधरी की साइड चमकता है। तो इधर आपका कौन सा रेखा है? तो इधर आपका है मकर रेखा। तो यानी कि ठंड में आपका क्या होगा? मकर संक्रांति के समय, तो मकर संक्रांति जो होता है वो आपका ठंडी के समय ही होता है, ठंड में। तो ठंड के समय सूर्य कहाँ चमकता है? तो मकर रेखा पर चमकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मकर रेखा। और ये चमकता आपका लंबवत एकदम। तो ये 22 दिसंबर को सूर्य रेखा, जो सूर्य है वो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं मकर संक्रांति। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 है, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है, यानी भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो देखिए, जो मानक समय है, यानी जो भारतीय मानक समय है, ये जो होता है पूरे भारत में ज्ञात होता है। ये आपका जो होता है भारतीय मानक समय, ये आपका होता है कितना? 82.7, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। यानी जो भारत का मानक समय निर्धारित है वो आपका होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। यह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर जाता है। ये जो मानक समय निर्धारित रेखा होता है ये उत्तर प्रदेश के कहाँ से होकर जाता है? तो ये मिर्जापुर से।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। भारतीय मानक जो समय है वो आपका है ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। ये 30 मिनट आगे किससे आगे है? जो भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम है उससे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन द 82.5 पूर्वी देशांतर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, फिर आपका दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, लास्ट आपका दिया है शोषण के विरुद्ध के अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी प्राप्त है, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार अब नहीं रहा है। इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको 300 के का में, यानी भारतीय संविधान के 300 के का, या हम लोग ये बोल सकते हैं इसको कानूनी दर्जा दे दिया गया है। यानी संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटाकर, मूल अधिकार से हटाकर 300 के का में कानूनी दर्जा दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, यानी ये तत्व यानी नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं। यह कथन किसका है? यानी ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर दिख रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका एम.सी. शीतलवाड़ का। यानी एम.सी. शीतलवाड़ ने ये कहा है कि ये तत्व यानी नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं। अगला क्वेश्चन, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? यानी जो शेक्सपियर हैं ये किस देश के नागरिक थे? ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और आयरलैंड। तो अगर हम शेक्सपियर की बात करें, शेक्सपियर तो ये क्या थे? एक इंग्लिश पोएट राइटर थे। ये इंग्लिश एक राइटर हैं, इंग्लिश के शेक्सपियर इंग्लिश के राइटर हैं जो बहुत सारे क्या लिखे हैं? नाटक, एकांक नाटक, यही सभी ये मतलब ढेर सारी रचनाएं इन्होंने किया है। ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये रहने वाले आपके हैं इंग्लैंड के, जिनका पूरा नाम है विलियम शेक्सपियर हम लोग बोलते हैं। इंग्लैंड के रहने वाले हैं। अगर हम बात करें कि भारत का शेक्सपियर कौन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर ये किसको कहा जाता है? तो भारत के जो शेक्सपियर हैं वो आपको कहा जाता है कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कौन है? तो कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15 है ट्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था, यानी जो ट्रायन का प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था, किस सन में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1191, 1197, 1199 और 1194। तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध, ट्रायन का प्रथम युद्ध ये आपका होता है 13 नवंबर 1191 ईस्वी को। यानी ट्रायन का युद्ध 11 नवंबर 13 नवंबर 1191 ईस्वी में होता है, जिसमें चहमान के राजा पृथ्वीराज चौहान, कहाँ के राजा? चहमान के राजा, चाहमान, जिसमें चाहमान के राजा कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। चाहमान के राजा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने गौरीद सुल्तान, कौन से सुल्तान के?
तो गौरीद, गौरीद के सुल्तान मुइज अली दीन को हराया था। किसको हराया था? गौरीद के सुल्तान मुइज मुइज अल दीन, मुइज अल दीन, ये इसके बीच में डैश है। किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। देखो, चाहमान के राजा पृथ्वीराज चौहान गौरीद के सुल्तान मुइज अल दीन को इसे युद्ध में हराया था। अगर हम त्रायन के दूसरे युद्ध की बात करें तो त्रायन का दूसरा युद्ध जो आपका होता है वो इसी के तुरंत बाद होता है, यानी कि 1192 में। 1192 में त्रायन का युद्ध होता है, जिसमें गौरीद का सुल्तान मुइज अल दीन ने चाहमान राजा पृथ्वीराज रासो को हराया था। यानी कि पहले युद्ध में जो थे पृथ्वीराज चौहान, ये गौरीद के राजा मुइज अल दीन को हराए थे। और जब दूसरा युद्ध हुआ था 1992 में, तो इसी का उल्टा हो गया। जो गौरीद का सुल्तान था मुइज अल दीन, ये पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन आ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है 2017 के बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना था? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है 1209, 1211, 1210 और 1266। तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए, जो गयासुद्दीन बलबन था, ये दिल्ली शासक कब बना, यानी दिल्ली के गद्दे पर कब बैठता है? तो आपका बैठता है 1266 ईस्वी में। यानी गयासुद्दीन बलबन जो था वो दिल्ली के गद्दी पे बैठता है 1266 ईस्वी में। इसका जो वास्तविक नाम था, गयासुद्दीन का जो वास्तविक नाम है वो आपका था बहाउद्दीन। थोड़ा साफ लिखते हैं इसको। बहाउद्दीन। बहाउद्दीन जो था वो गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था। ये जो था गयासुद्दीन बलबन जो था, ये 1249 से 1286 दिल्ली संतलन के गुलाम वंश का एक शासक था। यानी इतना ईस्वी से इतना ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इसके अगर राज्य की बात करें तो ये 1265 से 1286 ईस्वी तक राज्य किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द 1266 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है बहलोल लोधी, बा सिकंदर लोधी, शाह इब्राहिम लोधी, दा संग्राम सिंह ने। तो देखिए, लोधी वंश का जो संस्थापक था, लोधी वंश का जो संस्थापक था वो आपका था बहलुल बहलुल लोधी। बहलुल लोधी, यानी दिल्ली में लोधी वंश का जो संस्थापक था वो आपका था बहलुल लोधी। कहीं कहीं ये बहलोल लोधी भी देखने को मिलता है। इस वंश ने जो है, इस वंश ने 1451 ईस्वी से, यानी 1451 से 1526 तक दिल्ली पर शासन किया था। कब तक शासन किया था? तो 1451 से लेकर 1526 तक दिल्ली में शासन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन आ बहलोल लोधी। प्रश्न नंबर 3, तालीकोट का युद्ध हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है सन 1565, 1568, 1560 और 1590। इनमें से कब तालीकोट का युद्ध हुआ था? तो तालीकोट की अगर युद्ध की बात करें हम, तो ये आपका हुआ था दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था।
यानी जो तालिकोट का युद्ध था ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका दक्कन दक्कन के सुल्तानों दक्कन के सुल्तानों यानी दक्कन के सल्तनत सल्तनत आपका है दक्कन के सल्तनत और किसके बीच? और आपका विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। और किसके? विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई जो है ये आपका राक्षस तड़गी नामक गांव के नजदीक लड़ी गई थी। किस गांव के नजदीक? तो उस गांव का नाम था आपका है राक्षस तंगड़ी। राक्षस तंगड़ी गांव के समीप लड़ा गया था। ये जो युद्ध था, इस युद्ध में जो विजयनगर साम्राज्य था, यानी जो ये विजयनगर साम्राज्य था, इसको हार का सामना करना पड़ा था। हार का सामना करना पड़ा था। हार का सामना करना पड़ा था इस युद्ध में। ये युद्ध जो है ये होता कब है? तो जो तालिकोट का युद्ध है ये आपका होता है 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? ऑप्शन दिया गया है 6 प्रांत, 15 प्रांत, 20 प्रांत और 30 प्रांत। तो देखिए एच कृष्ण शास्त्री एच कृष्ण शास्त्री के मतानुसार जो साम्राज्य था, यह जो साम्राज्य था वह 6 मुख्य प्रांतों में विभक्त था। कितने प्रांतों में? तो 6 प्रांतों में, 6 मुख्य प्रांतों में विभक्त था। और प्रत्येक प्रांत का एक जो होता था वो राज प्रतिनिधि अथवा नायक के अधीन था। यानी जो ये 6 प्रांत थे, इनमें जो सभी प्रांत थे वो क्या थे? राज प्रतिनिधि या नायक के अधीन चलते थे सभी प्रांत। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का आकार कैसा है ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है गोल, चपटा, वर्गाकार या त्रिभुजाकार। तो पृथ्वी के अगर हम आकार की बात करें तो ये कहीं उभरा हुआ है, तो कहीं धंसा हुआ है, ऐसे ऐसे करके ये कुछ ऐसे बना हुआ है। यानी इसके आकार की बात करें तो इसका आकार जो है वो आपका जियोड है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो ये आपका है जियोड। लेकिन इस ऑप्शन में यहाँ जियोड मिला नहीं है, ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो हमको क्या लगाना है? इसका आकार यहाँ हमको गोल लगाना है। जो पृथ्वी की अगर हम त्रिज्या की बात करें, इसी त्रिज्या देख लेते हैं। तो अगर पृथ्वी की त्रिज्या की हम बात करें तो इसकी त्रिज्या आपकी है 6371, इतना है किलोमीटर। यानी कि 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। और इसका आकार कैसा है? तो ये गोलाकार है, गोलाकार है इसका। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, भारत में ग्रीष्मकाल वर्षा का मुख्य कारण है, मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है चक्रवात, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं या पछुआ हवाएं। तो देखिए जो गर्मियों के महीने के दौरान जो वर्षा का मुख्य कारण है
तो ये आपका है कि जब एशिया भूभाग गर्म होता है तो तो गर्म हवा या गर्म नम हवा हिंद महासागर से उत्तर की ओर यानी हिमालय की ओर बहती है, जिससे भारत में प्रचुर मात्रा में गरज के साथ बारिश होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मानसूनी हवाएं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। संविधान लागू किया गया, यानी संविधान जो है वो कब लागू किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1946, 1949, 1950 और 1948। तो देखिए 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को लागू कर दिया था, यानी औपचारिक रूप से संविधान को अंगीकृत कर दिया था। और इसी दिन जो हमारा संविधान था वो आपका बन के स्टार्ट हो गया था, जो कि बना था आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। यानी संविधान सभा जो संविधान था वो बनने में उसको कितना समय लगता है? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में टोटल बनता है। और बनकर कंप्लीट कब होता है? तो 26 नवंबर 1949 के बनकर कंप्लीट होता है। और इसी दिन ये जो है औपचारिक रूप से अंगीकृत भी कर दिया जाता है। लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू जो किया गया था वो आपको किया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया था, जिससे भारत क्या बन गया? एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। लोकतांत्रिक गणराज्य। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका 1950। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, कब हुआ था ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है 326 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व और 305 ईसा पूर्व में। तो सेल्यूकस मौर्य युद्ध जो है ये आपका सेल्यूसिड और मौर्य साम्राज्य के बीच टकराव था। यानी ये जो युद्ध था एक क्या था? सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक टकराव था, जो आपका था 305 और 303 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन द 305। अगला प्रश्न नंबर 9। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन दिया गया है अशोक, फिर आपका दिया गया है कुणाल, फिर आपका दिया है भद्रथ और फिर आपका दिया गया है पुष्यमित्र। तो चलिए देखते हैं। तो जो बृहद रथ हैं, बृहद्रथ जो हैं ये मौर्य राजवंश के नौवें और अंतिम सम्राट थे। यानी बृहद्रथ जो थे वो मौर्य राजवंश के 9वें और अंतिम सम्राट थे। इन्होंने 187 से 185 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इनका शासनकाल कितना था? 187 से 185 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सा। अगला क्वेश्चन नंबर 10।
गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है, यानी गुप्त संवत का जो प्रारंभ वर्ष है वो कब से है? 319, 375, 380 और 335। तो चलिए देखते हैं इसका प्रारंभ कब से हुआ है या कब से माना जाता है। तो देखिए गुप्त संवत का जो प्रारंभ है ये किया गया था आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। कब की थी? 319 से 320। 319 से 320 ईस्वी में की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन आ, 319। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिया गया है धर्मपाल, लक्ष्मण सेन, गोपाल या देवपाल। देखिए जो पाल वंश की स्थापना है वो किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना आपका गोपाल ने किया था। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने किया था। जो गोपाल थे ये पाल वंश के क्या थे? पहले सम्राट थे। पाल वंश के पहले सम्राट थे, यानी कि जो पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था और ये पाल वंश के पहले आपके क्या थे? सम्राट थे। और इन्होंने जो है वो बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया था और यहाँ तक कि मगध, जिसको हम लोग बिहार कहते हैं, ये भी इन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, गोपाल। अगला है प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था, यानी गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन दिया गया है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और या रजिया सुल्तान। ये आपका दिया गया है। तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, यानी दिल्ली सल्तनत का स्थापक कौन है? स्थापक, दिल्ली सल्तनत का स्थापक और गुलाम वंश का और गुलाम वंश का पहला सुल्तान है। गुलाम वंश का पहला सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये है गौरी साम्राज्य सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये किसका गुलाम था? तो ये आपका गुलाम था मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक होता है वो होता है आपका 12 जून को, 12 जून 1206 को, 6 को होता है। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया है? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया है लाहौर में। लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनाई थी। इसका राज्याभिषेक होता है कब? तो 12 जून 1206 को। ये किसका गुलाम था? तो ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का। इसने दिल्ली सल्तनत का स्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, यानी ये कब आक्रमण किया था? ऑप्शन दिया गया है 1021 से 22, 1023 से 24, 1900
1922-23, फिर दिया गया है आपका 1025 से 26। तो देखिए जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी था वो 1025 ईस्वी में आक्रमण करता है सोमनाथ मंदिर पर। 1025 ईस्वी में ये हमला करता है सोमनाथ मंदिर पर, और यहाँ हमला करके मंदिर के जो अंदर जमा धन था उसको लूट कर लेकर चला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन द 25 से 26। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का परिक्रमण पथ है कैसा दिया गया है? वृत्ताकार, या दिया गया है दीर्घ वृत्ताकार, फिर आपका है सरल रेखीय या परवलयाकार। तो जो चंद्रमा के परिक्रमा पथ है वो आपका है दीर्घ वृत्ताकार, यानी कि कुछ इस तरह से। अगला आपका है, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटता स्थिति कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो देखिए यहाँ दिया गया है, ये दिया गया है आपका परोजी, फिर एपोजी, फिर आपका दिया गया है परहिलियन, फिर आपका दिया गया है एपीहिलियन। तो देखिए दो स्थिति होती है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये आपका है पृथ्वी, यानी कि ये अर्थ है, और इसी के साइड में ये मान लेते हैं हम लोग मून है जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो यहाँ देखिए यह पूछा है कि निकटतम दूरी, तो निकटतम दूरी यहाँ होगी और यहाँ होगी, और अधिकतम दूरी इधर होगी और इधर होगी। ये आपका अधिकतम दूरी हो गया और ये निकटतम दूरी हो गया। ये आपका होगा निकटतम दूरी और ये अधिकतम दूरी। तो जो अधिकतम दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपसौर। अधिकतम दूरी को बोलते हैं अपसौर, और जो न्यूनतम दूरी होता है उसको बोला जाता है उपसौर नहीं, उपभू, सॉरी एक मिनट, इसको हम लोग बोलते हैं, अधिकतम दूरी को बोलते हैं उपभू, और जो मैक्सिमम दूरी होती है उसको बोलते हैं उपभू। यानी कि जो अधिकतम दूरी उसको हम बोलते हैं अपभू, और जो न्यूनतम दूरी होती है उसको बोलते हैं उपभू। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया, तो ये दिया गया है इंग्लिश में। उपभू की जो इंग्लिश होती है वो आपका होती है परोजी, और जो उपभू की इंग्लिश होती है वो आपका होते है ये पोजी। तो हमसे पूछा गया है कि निकटतम दूरी को क्या कहते हैं, तो ये आपका निकटतम दूरी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उपभू, जिसकी इंग्लिश होती है परोजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप क्लास का पीडीएफ नोट चाहते हैं तो आप इस वीडियो का जब हम लोग लास्ट में देखेंगे, यानी कि इस वीडियो को जो हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे 2015 से 2022 तक के वो विकल्पीय प्रश्नों को, तब आपको लास्ट वीडियो में पूरे क्लास का पीडीएफ एक ही क्लास में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।